नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 10। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता कौन है। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार आपको बताया, उबेर कप और थॉमस कप, इसको रट लीजिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों हाल ही में 1-2 दिन पहले राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी या वीडियो की परीक्षा हुई थी, उसमें थॉमस कप ट्रॉफी पूछ लिया गया। इससे पहले और भी परीक्षा हुई हैं, उसमें भी उबेर कप पूछा गया है, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ। तो दोस्तों 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको कराया था उबेर कप थॉमस कप, ये पूछ लिया गया कि किसने जीता। तो दोस्तों ये जो जीत लिया है इंडोनेशिया ने जीत लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। थॉमस कप जो जीता है वो इंडोनेशिया ने जीता है, किसे हराकर, चाइना को हराकर। और जो थॉमस कप होता है दोस्तों, ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, उबेर कप भाई बहन होते हैं। एक समझिएगा दोस्तों, थॉमस कप भाई हो गया, उबेर कप बहन हो गया। यानी कि उबेर कप जो चैंपियनशिप होती है वो महिलाओं की चैंपियनशिप होती है जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, और थॉमस कप होती है पुरुषों की बैडमिंटन से। उबेर कप किसने जीता है, ये जीता है दोस्तों चाइना ने, किसे हराकर, जापान को हराकर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ है जीत हुई थी, डेनमार्क का एक शहर है आरहस, वहाँ पर इसका थॉमस कप और उबेर कप का फाइनल का टूर्नामेंट होस्ट किया गया था। तो याद रखिएगा, थॉमस कप किसने जीता, इंडोनेशिया ने, और उबेर कप किसने जीता, चाइना ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, इसे हम मोटिवेशन मिलता है। लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने में, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट जो करंट अफेयर में आज के एग्ज़ाम या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से ढूंढ निकालने के लिए दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है कि क्या क्या करंट अफेयर पूछे गए, और आपके लिए हम पेश करते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं दोस्तों, और पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर, इंग्लिश में देख लीजिएगा दोस्तों, वाटर स्टीवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी पूछा गया था, ये मिला है दोस्तों अजिताश शर्मा को। आईएएस है दोस्तों ये, और एक समिट हुई थी दोस्तों जिसका नाम था सेकंड एनुअल वाटर एंड सैनिटेशन इनोवेशन समिट हुई थी, और इसमें दोस्तों वाटर स्टीवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था अजिताश शर्मा को, जो कि दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मामलों के मंत्रालय मंत्री का नाम क्या है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों वो पहले मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मंत्री कौन है दोस्तों, सेंट्रल मिनिस्टर कौन है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एडा का चेयरमैन पूछ लिया गया दोस्तों। एडा होता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इंग्लिश में कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है दोस्तों एडा। एडा संस्था क्या होती है दोस्तों, भारत में जितने भी बीमा संस्थान है उस पर निगरानी करता है, चाहे वो कोई भी एलआईसी, जैसे एलआईसी हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है भारत की सबसे बड़ी, या भारत की दोस्तों प्राइवेट में भी बीमा संस्थाएं हैं उन पर में निगरानी रखती है। यानी कि ये एडा है दोस्तों, जो कि भारत में जितने भी बीमा संस्थान हैं उन पर ये निगरानी रखती है। अब इसका पूछ लिया वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। ये दोस्तों आईएएस है और ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया, और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा। एडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। सन 1999 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की। तो ग्राम विकास अधिकारी और यूपीएससी पैट दोनों परीक्षाओं में ये पूछा गया था दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों श्रीषा बंदला की, तो दोस्तों ये चौथी भारतीय मूल की महिला बनी थी, यानी कि इंडियन अमेरिकन थी जो अंतरिक्ष में गई थी। किससे गई थी दोस्तों, ये इसका नाम था वर्जिन गैलेक्टिक यूनिटी 22 टेस्ट फ्लाइट मिशन था दोस्तों, उसमें ये गई थी। अगर मैं बात करूं
शिरीषा बंदला कौन है? ये इंडियन एरोनॉटिकल इंजीनियर है दोस्तों, जिनका नाम है शिरीषा बंदला। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और आपको ये भी ध्यान में रखना है ये भारत में कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आंध्र प्रदेश का एक गुंटूर जिला है, वहाँ से ये बिलोंग करती है। इनका नाम है शिरीषा बंदला, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, जो भी आपका एग्जाम हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर में भी बताया था दोस्तों, जो कि भारत के ये पूर्व कोच रह चुके हैं रवि शास्त्री। अब ये हट गए हैं दोस्तों, अब इनकी जगह राहुल द्रविड़ कोच हैं भारत के। इससे पहले ये रवि शास्त्री कोच थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये पुस्तक लिखी थी, ये लिखी है रवि शास्त्री ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके को ऑथर हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की है दोस्तों बुक लिखने में, उनका नाम है अयाज मेनन, ये आपको ध्यान में रखना है। बुक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, और वर्ष 2021 में इसका रिलीजमेंट किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों अगर मैं विद्यालय शिक्षा की बात करूं, यानी कि स्कूल की बात करूं, GER होता है ग्लोबल एनरोलमेंट रेशियो, GER जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल नामांकन अनुपात। तो दोस्तों इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, इससे पहले जो आई थी वो 1986 में आई थी दोस्तों, लेकिन उसे प्रतिस्थापित करके नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, और भारत के जो HRD मिनिस्टर है उसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, और NEP 2020 में आई। इसका नया मॉडल है, जो पहले 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी था उसका मॉडल 10+2 था, उसको हटाकर नया मॉडल कर दिया गया 5+3+3+4, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं GER की सकल नामांकन अनुपात की, तो दोस्तों प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल की मैं बात करूं तो इसमें 100% GER लाना है हमें 2030 तक, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर मैं बात करूं जो हायर एजुकेशन होते हैं उसमें हमें 50% सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना है, वो हम 2035 तक कर पाएंगे। ये NEP 2020 में लिखा और यही एग्जाम में पूछा गया। तो 2030 तक हमें विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। हायर एजुकेशन में 50% की बात करूं तो वो है 2035 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस पोजीशन पर है? कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन बता भी चुका हूं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो भारत का इसमें रैंक पूछ लिया गया राजस्थान ग्रामीण विकास अधिकारी में, तो इंडिया की रैंक आई दोस्तों इसमें 48, क्या आई दोस्तों 48 मेडल टैली में, क्योंकि इंडिया ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता। कोई मुझे बता सकता है भारत ने एकमात्र गोल्ड किसने जीता? कमेंट में मुझे उनका नाम, उस एथलीट का नाम बताइएगा। भारत के किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता और वो किस खेल से बिलोंग करते हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं रैंक की बात करूं तो पदक तालिका में इंडिया की रैंक थी 48, और इसमें जो टॉप किया था यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते थे वो USA यानी कि अमेरिका देश ने जीते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते? तो 7 मेडल कुल मिला के जीते, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है इंडिया की टोक्यो पैरालंपिक में कितनी रैंक बनी? तो दोस्तों पैरालंपिक में थी 23, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ओलंपिक में कितनी थी? वो थी 48, पैरालंपिक में थी 23, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काजिन 2021 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया दोस्तों। बिलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज थी काजिन से आप ट्रिक से कर सकते हैं, काजिन से कजाकिस्तान, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत और कजाकिस्तान के बीच ये अभ्यास आयोजित हुआ, और ये कहाँ हुआ दोस्तों? ये एक ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी केंद्र है दोस्तों, कहाँ पर? कजाकिस्तान में। यानी कि जो एक्सरसाइज हुई ये कजाकिस्तान के आयशा बीबी कैंप में आयोजित हुई। किसके साथ? भारत और कजाकिस्तान के साथ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? काजिंद 21 से वर्ष 2021 है, और काजिंद से कजाकिस्तान, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन में एल्डर लाइन का नंबर क्या है? एल्डर लाइन
मैंने आपको स्कीम भी बताई थी दोस्तों। क्या स्कीम है एल्डर लाइन? इसमें क्या है, कोरोना वायरस जब चल रहा था या अभी भी, उसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी मदद करेगा केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद से। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि एक हेल्पलाइन, जैसे कोई भी सीनियर सिटीजन को डर लगा है या कुछ बात करनी है, कुछ जानकारी चाहिए, तो दोस्तों वो इस जो पैन इंडिया नंबर है, जो टोल फ्री नंबर है, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर उसका जो नंबर है 14567 या 14567 नंबर है। इस पर कोई भी सीनियर सिटीजन बात कर सकता है और सलाह ले सकता है। ये भारत सरकार ने राज्य सरकार की मदद से ये एल्डर लाइन का नंबर निकाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यही राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के करंट अफेयर सेक्शन में भी पूछा गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट पैन इंडिया टोल फ्री सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसका नाम है एल्डर लाइन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट यूनेस्को ने जारी की थी। ये ध्यान रखना, इस रिपोर्ट का नाम था, यूनेस्को की रिपोर्ट का नाम था स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट। और इसमें पूछा गया था संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितनी है। तो दोस्तों इंटरनेट की पहुंच मैं बात करूं, इसमें बताया गया था यूनेस्को की जो एजुकेशन रिपोर्ट थी कि भारत में जितने भी कंप्यूटिंग इक्विपमेंट हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है और भी अन्य संसाधन है जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, वो भारत में पाए गए। भारत के जो स्कूल हैं उसमें करीब 22% पाए गए जो कंप्यूटिंग इक्विपमेंट है। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं, इसमें पूछा गया था भारत के विद्यालयों में कितनी इंटरनेट की पहुंच है, तो 22% तो कंप्यूटिंग इक्विपमेंट थे, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित उपकरण थे। अब इसमें इंटरनेट फैसिलिटी कितनों में अवेलेबल थी, तो 22% में 19% ऐसे कंप्यूटर थे जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबिलिटी थी किसी भी स्कूल में। तो ओवरऑल की बात करूं तो संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है 19%, और जो संसाधन है जिसके थ्रू इंटरनेट हम चला सकते थे वो थे 22%। यानी कि कंप्यूटिंग इक्विपमेंट कितना था, 22%, लेकिन इसमें इंटरनेट कितना था, 19% कंप्यूटर में ही भारत के स्कूलों में मिला। तो ध्यान में रखना है, इसका सही जो जवाब है वो 19% है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। अवनी लेखरा दोस्तों किससे संबंधित है? ये है निशानेबाजी से। ये दोस्तों इनकी एक कैटेगरी थी SH1 कैटेगरी, और इसमें इन्होंने वुमेन R2 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये आपको ध्यान में रखना है। शूटिंग में इनका जो खेल है वो शूटिंग है। इन्होंने दोस्तों एक और में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, गोल्ड के साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था। R8 50 मीटर राइफल 3 पोजे SH1 इनकी कैटेगरी है दोस्तों, जो भी डिसेबल्ड की दोस्तों। तो पैरा ओलंपिक में इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। ये पूछा गया था दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो मंदिर था इसका नाम है रमपंपा मंदिर। क्या नाम है दोस्तों? रमपंपा मंदिर है, जैसे हम कहते हैं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तेलंगाना में स्थित है और यूनेस्को ने इसे हाल ही में जुलाई में इसे 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, या विश्व विरासत सूची भारत की घोषित की है। कौन सी मी? 39वीं। ये आपको ध्यान में रखना है। इस मंदिर का नाम है रमपंपा मंदिर और ये तेलंगाना में स्थित है। अगर मैं बात करूं 40वां, यानी कि अगली जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की घोषित की गई थी वो थी धौलावीरा। ये आपको ध्यान में रखना है। धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि एक हड़प्पन साइट है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यानी कि भारत में आप कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई? 40 हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 39वीं थी रमपंपा मंदिर और 40वीं कौन सी थी? ये थी धौलावीरा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्थान जो 5G तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों 5G जो जनरेशन है दोस्तों वो अब विकसित होगी। इसमें दोस्तों 3 के बीच करार हुआ है, यानी कि 3 जो है 5G को विकसित करेंगे, एक नहीं करेगी। ये पूछा गया था राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी में। तो दोस्तों इसमें जो IIT बम्बई है वो इस मेल से गलत है, यानी कि वो संबंधित नहीं है इस 5G तकनीक में।
कौन कौन से संबंधित है? मद्रास है, IIT मद्रास है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी है, IIT हैदराबाद है। अगर मैं बात करूं 5GI की, जो कि एक लोकली डिजाइन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है दोस्तों, और इसे जो डिज़ाइन किया है यानी कि 5GI जो टेक्नोलॉजी है इसे जो डिज़ाइन करेंगे IIT हैदराबाद करेगा, IIT मद्रास करेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी करेगी और बम्बई नहीं करेगी। केवल 3 ही संस्थान इसे विकसित करेगी। ये आपको ध्यान में रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका जो नाम है वो है समुद्रयान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये भारत का पहला मैन्ड ओशियन मिशन है समुद्रयान। कहाँ लॉन्च किया गया? ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लॉन्च किया गया। और इसमें कौन सा वेजल यूज किया जाएगा ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका नाम है सागर निधि। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक रिसर्च वेजल है दोस्तों। किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी का। और इसमें जो भारत का समुद्रयान मिशन है उसमें ये सागर निधि यूज किया जाएगा दोस्तों, बेसिकली रिसर्चिंग के लिए, जो कि समुद्र में जाएगा। एक गश्ती है दोस्तों जो कि रिसर्च करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है जिसका नाम है समुद्रयान, और इसमें सागर निधि वेजल यूज होगा, जो कि आपको ध्यान रखना करा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में यानी कि पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है ये नृपेंद्र मिश्र को किया गया, जो कि एक रिटायर IAS हैं दोस्तों। यूपी कैडर की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं और ये हाल ही में रिटायर IAS हैं। इनका नाम है नृपेंद्र मिश्र। इन्हें दोस्तों पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पद्म भूषण 2021 का पुरस्कार दिया गया है। और भी इन्होंने महत्वपूर्ण अवार्ड जीते हैं, जैसे हाल ही में इन्होंने वर्ष 2021 में ही जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जीता, सेकंड क्लास एंड गोल्ड एंड सिल्वर स्टार भी जीता। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं, ये दोस्तों करंट में राम मंदिर निर्माण कमेटी के यानी कि जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसके भी ये अध्यक्ष हैं। ये आपको ध्यान में रखना, नृपेंद्र मिश्र। और हाल ही में इन्हें पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में ये पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ये राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी में ही पूछा गया दोस्तों। अगले वीडियो के साथ यानी कि पार्ट 11 के साथ मैं जल्द हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।